वस्त्र उद्योग पर विस्तृत चर्चा के बाद में अब हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहा है, लोहा और इस्पात उद्योग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग में हमने देखा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय कपड़े का क्या इतिहास था, एक समृद्ध परंपरा थी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद में अंग्रेजों की नीतियों ने और इंग्लैंड के अंदर जब कपास उद्योग या कपड़ा उद्योग तेजी से विकसित हुआ तो भारत की कपड़ों की हालत खस्ता हो गई। बाद में कपड़ा मिलों का उदय हुआ और मुंबई के अंदर पहली कपड़ा मिल रखी, उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसके अंदर तेजी दिखने लगी। इसी मोड में हम लोहा इस्पात उद्योग पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो देसी लोहा इस्पात उद्योग था अंग्रेजों के आने से पहले उसकी क्या स्थिति थी, अंग्रेजों ने ऐसे क्या काम किए कि यहाँ का जो लोकल आयरन इंडस्ट्री थी, जो घरेलू उद्योग था लोहा का, वो डाउन हो गया। उसके बाद में सीधा हम फैक्ट्री की तरफ चलेंगे कि लोहा इस्पात का कारखाना कहां पे कैसे लगा। शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक दिया है बेटा वो शुरू हुआ है टीपू सुल्तान की तलवार से। टीपू की तलवार, टीपू सुल्तान शेरे मैसूर आपने देखा होगा, पढ़ा भी है। अंग्रेजों के साथ में मैसूर के 4 युद्ध हुए थे जिसमें टीपू दूसरे युद्ध के बाद में एक्टिव हुआ था। 1799 में चौथे और अंतिम युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये सारा कंटेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारा फोकस रहेगा लोहा इस्पात उद्योग पर, लेकिन उसका जो शुरुआत है वो टीपू की तलवार से है कि टीपू की जो तलवार थी वो अपनी सख्त और पैनी धार के लिए जानी जाती थी। उसकी धार बहुत तेज थी, वो किसी भी कवच को काटने में सक्षम थी। कवच पहनते थे जब युद्ध करते थे तो कवच को काटने में सक्षम थी टीपू की तलवार। टीपू की तलवार से बात शुरू हो रही है, याद रखना ये टीपू की तलवार की विशेषताएं थी। धार सख्त थी, पैनी थी, कवच को काटने में सक्षम थी। ऐसा इसलिए था कि ये जो तलवार थी वो वुड्स नामक स्टील से बनी थी, क्योंकि ये तलवार जो है वो वुड्स WOOTZ वुड नामक स्टील से बनी थी। सीधा सीधा प्रश्न निकलता है टीपू की तलवार किस स्टील से बनी थी, आपको पता रखना है। वुड स्टील से बनी थी। अब क्या विशेषता थी वुड स्टील की कि वो इतना गुणात्मक रूप से इतना अच्छा था, फाइन क्वालिटी का था। तो कार्बन की इसके अंदर एक तो अधिक मात्रा थी। सबसे पहली बात, ये जो वुड स्टील था इसके अंदर कार्बन की मात्रा अन्य स्टील की बदौलत ज्यादा थी। कार्बन की मात्रा बहुत अधिक थी और इसी वजह से ये पैनी, लहरदार और धारदार थी। पैनी थी, लहरदार और धारदार, बहुत तेज थी चलने में। लहरदार मतलब जब आप उसको चलाते थे ऐसा लगता था लहराते हुए चलती है, तो एक की बजाय अनेक घाव देती थी वो सामने वाले को। लोहे में गड़े कार्बन के जो बेहद सूक्ष्म कण होते हैं इसके कारण ये क्वालिटी इसकी थी। ये इसलिए था लोहे में गड़े बेहद सूक्ष्म कणों के कारण, बहुत बारीक कण, लोहे में गड़े बेहद सूक्ष्म कणों के कारण ये वुड स्टील जो है इस तरह से इतना क्वालिटी का था। 1800 ईस्वी में देखिए, 1800 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन, याद रखना मैसूर की यात्रा पर एक व्यक्ति आए थे, फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन 1800 में इन्होंने मैसूर की यात्रा की थी। याद रखना, प्रश्न आता है कई बार, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि मैसूर की यात्रा पर आने वाले तत्कालीन या जो 1800 ईस्वी टाइम दिया होगा यात्रा पर कौन आए थे। उन्होंने भी इसका अध्ययन किया और यह बताया कि ये कैसे तैयार किया जाता था। वुड स्टील को तैयार करने की प्रक्रिया क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले मैसूर की यात्रा पर आए फ्रांसिस बुकानन ने
वुड्स स्टील निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विशेष तौर से बताया था। वुड्स स्टील निर्माण की प्रक्रिया कैसे ये बनता था। देखो बेटा, मैं बार बार कहता हूं, नोटबुक रखिए, नोट्स बनाइए। नवो एकेडमी की यही विशेषता है, आपको कंटेंट देता है, कोई कट पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है, आपको ओरिजिनल टीचिंग नवो एकेडमी दे रहा है। कहीं पीपीटी मॉडल यूज नहीं है इसमें, कहीं पीडीएफ नहीं दिया है। अदरवाइज आपके पास तो हजारों तरह का मटेरियल आज नेट पे उपलब्ध है, लेकिन फिर भी नवो एकेडमी की डिमांड इसलिए है क्योंकि हम ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं, सिलेबस को टच करते हुए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे। हम अभी जानते हैं कि फ्रांसिस बुकानन ने क्या बताया। उन्होंने बताया कि लोहे को काठ कोयले में, लकड़ी के कोयले में, कोयला दो तरह का होता है, पत्थर का कोयला, लकड़ी का, लेकिन लकड़ी के कोयले को काठ कोयले में, लोहे को काठ कोयले में मिला करके मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रखा जाता था। सबसे पहला स्टेप यह है कि लोहे को काठ कोयले, याद रखना, लोहे को काठ कोयले में मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रखा जाता था। छोटी छोटी हांडियां होती है गांवों में, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता है, मिट्टी की हांडियां होती थी, सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और चूल्हे पे चढ़ती थी तो उसका स्वाद ही अलग होता था। आजकल तो गैस के चूल्हे आ गए हैं। पहले लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ में मिला करके छोटी छोटी हांडियों पर रखा जाता था। उसके बाद में उसको गर्म किया जाता था। वो गर्म करने वाले प्रगालक थे। तापमान का उतार चढ़ाव होता था। देखो, दूसरा, जब गर्म करते थे तो तापमान, जब वो गर्म होता था तो उसका उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जाता था। वो एक्सपर्ट लोग होते थे। तापमान के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर, तापमान के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर इस्पात की छोटी छोटी सिल्लियां तैयार की जाती थी। स्टील बनता था। इस्पात की सिल्लियां तैयार की जाती थी। सिल्ली होती है, मैं बताता हूं आपको चित्र बना करके। इस्पात की सिल्लियां तैयार की जाती थी। ये इस तरह से सिल्लियां, ऐसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस फॉर्म में उसको सांचे में डाल करके बाहर निकाला, सिल्लियां बनाई जाती थी। जब पिघल जाता था, जो लोहा अयस्क है वो पिघल जाता था कोयले के अंदर, कोयले के साथ जब उसका ताप लगता था, उसके बाद में उसको पिघाल करके या सिल्लियों के रूप में डाला जाता था। फिर ये जो है वो बाहर भेजा जाता था। तो भारत, जो शेष भारत था, वहां पर पश्चिम और मध्य एशिया, वहां पर ये तलवार और हथियार निर्माण के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। ये जो था, तो यहां पर लिखिए, इसको भारत, पश्चिम एशिया, यह आपको ध्यान रखना। ये फ्रांसिस बुकानन ने बताया था कि कैसे इसको तैयार किया जाता है ना। और मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में तलवार तथा औजार निर्माण में इसका प्रयोग होता था। तलवार तथा औजार निर्माण में वुड स्टील का प्रयोग किया जाता था। यह आपको पता रखना है। तो देखिए, इसमें हमने क्या पता किया। सबसे पहले तो कि इसकी जो शुरुआत हुई वो टीपू की तलवार से हुई, और उसमें एक शब्द आया है वुड स्टील। टीपू की तलवार की विशेषता थी, वो सख्त थी, पैनी थी, मजबूत थी, किसी भी कवच को काटने में सक्षम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास वो जो तलवार थी वो वुड नामक स्टील से बनी थी। वुड स्टील की विशेषता क्या थी? इसमें कार्बन की अधिक मात्रा थी, ये पैनी, लहरदार और धारदार तलवार थी, और इसमें लोहे में गड़े बेहद सूक्ष्म कणों के कारण इसकी ये विशेषता थी। ये 3 बिंदु आपको याद रखने हैं वुड स्टील की विशेषता। 1800 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन भारत की मैसूर की यात्रा पर आते हैं, और उन्होंने इस निर्माण की प्रक्रिया को बताया कि कैसे ये
दक्षिण भारत में इसका प्रोडक्शन किया जाता था। वुड स्टील का कैसे होता था, इसमें आप लिख सकते हैं दक्षिण भारत के अंदर हांडियों के अंदर ये लोहा तैयार होता था परंपरागत तरीके से। याद रखना ये जो तरीका था वो कैसा था, परंपरागत। इसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोहे को हांडियों के अंदर कोयले के साथ में मिलाकर के गर्म किया जाता था, जिसको आप प्रगलन कहते हैं। प्रगलन मतलब उसको गलाना, बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करना जिससे कि वो अयस्क पिघल जाए। तापमान के उतार चढ़ाव को जो एक्सपर्ट थे वो नियंत्रित करते थे और उसके बाद में लोहे की सिल्लियां बनाई जाती थी। इस तरह से इस फॉर्म में उसको तैयार किया जाता था और इसका उपयोग जो है बेटा भारत, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया तलवार और औजार निर्माण में प्रयुक्त होता था। वुड स्टील, टीपू की तलवार, वुड्स की विशेषता, निर्माण की प्रक्रिया, फ्रांसिस बुकानिन। और ये सारा आपको याद रखना है, लिखिए इसको। बहुत बेहतरीन नोट्स बनेंगे, मैं दावा करता हूं आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे कहीं भी। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे। वुड स्टील की विशेषताओं के बाद में हम इसके नाम पे जाते हैं। कुछ फैक्ट्स दिए हैं आपकी किताब में, सिलेबस में। तो वुड्स जो नाम है उस पर हम चर्चा करते हैं। जिसको हम वुड्स कह रहे हैं, वास्तव में वो दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम कन्नड़ भाषा की बात करें, याद रखना, छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं कभी। कन्नड़ में इसको कहते हैं उक्कू। याद रखना, कन्नड़ में उक्कू, तेलुगु भाषा में हुक्कू। कन्नड़ विशेष रूप से कर्नाटक में, तेलुगु जो है आपके अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उक्कू, हुक्कू। तमिल और मलयालम, केरल का जो क्षेत्र है तमिलनाडु का है, उसको वहां पे उरुक्कू। तो तमिल तथा मलयालम में, तमिल तथा मलयालम में इसके लिए शब्द है उरुक्कू। वुड्स के अलग अलग नाम स्थानीय भाषाओं में, उक्कू, हुक्कू, उरुक्कू। तो ये सारे तीन नाम आपको याद रखने हैं। वुड्स को लोकल, जहां पे दक्षिण भारत में इसका प्रोडक्शन था, वहां पर किन किन नामों से जाना जाता। अब हम अगला फैक्ट लेते हैं। एक नाम दिया गया पर माइकल फेराडे। जैसा कि आपने सूती वस्त्र उद्योग में जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट, दो नाम पढ़े थे, स्पिनिंग जेनी और वाष्प इंजन के आविष्कारक। यहां पर आपको एक और नाम याद रखना है, माइकल फेराडे, बिजली और विद्युत चुंबकत्व के आविष्कार। याद रखना, बिजली तथा विद्युत चुंबकत्व के आविष्कारक, विद्युत चुंबकत्व के आविष्कारक माइकल फेराडे ने वुड स्टील की विशेषताओं का अध्ययन किया 4 वर्षों तक। इन्होंने 4 वर्षों तक वुड स्टील की विशेषताओं का अध्ययन किया। देखिए, मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं। हालांकि कई बार ये आपकी शिकायत रह सकती है कि सर वीडियो जो हैं वो बहुत बड़े बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे हैं, 6-6 वीडियो एक चैप्टर का। लेकिन बेटा ईमानदारी से अगर मैं कहूं, जब मैं क्लास में एक चैप्टर को पढ़ाता हूं, 1 वीक मुझे पढ़ाने में लगता है, 1 वीक से ज्यादा भी लग सकता है। तो यहां पर तो कम है। दूसरी बात, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपका पढ़ने का जो स्टाइल है पूरा चेंज हो जाएगा। कई बार बच्चे फोन करते हैं कि सर सोशल साइंस को इस तरह से पढ़ना है क्या, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। कई बार ये शिकायत आती है कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आता, इधर से उधर पता नहीं कहां जोड़ दिया। लेकिन हम इसको इतना इजी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो माइकल फेराडे था, उन्होंने 4 वर्षों तक वुड स्टील की विशेषताओं का अध्ययन किया। प्रश्न आता है, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने वुड स्टील की विशेषताओं का अध्ययन किया? माइकल फेराडे। अब प्रश्न ये आता है, जब इतना बढ़िया चल रहा था तो दिक्कत कहां थी? दिक्कत अंग्रेजों की नीयत में थी। उन्होंने देखा यार इतना अच्छा काम चल रहा है, इसको भी खत्म करो, नहीं तो फिर हमारा लोहा कैसे बिकेगा। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, लोहे से बना सामान इंग्लैंड से आ रहा था। तो गांवों में इस प्रकार दक्षिण भारत में जो ये वुड स्टील बन रहा था, ये खत्म कैसे हुआ? प्रश्न आता है, गांवों में भट्टियां ठंडी कैसे पड़ गई, या भारत का जो स्थानीय लोहा उद्योग था वो खत्म कैसे हुआ? टॉपिक है गांवों की उजड़ी भट्टियां।
गांवों की उजड़ी भट्टियां। प्रश्न कई तरह से बन सकता है। भारत का स्थानीय लोहा उद्योग कैसे नष्ट हुआ, या फिर जो स्थानीय प्रगल्भ थे उन्होंने लोहे का काम क्यों छोड़ा, गांवों में भट्टियां ठंडी क्यों पड़ गई। सेम आंसर वही होगा, गांवों की उजड़ी भट्टियां। कुल मिलाकर के बुर्ज स्टील का जो उत्पादन था वो ठंडा क्यों पड़ा। तो सबसे पहली बात, जो बनाते थे पुरुष प्रगालक, प्रगालक मतलब गलाने वाला, शब्द संकलन एक आपका फैक्ट भी दिया है, बाद में हम चर्चा करेंगे। तो पुरुष प्रगालक द्वारा जो बिहार और मध्य भारत में ये जो लोहा निर्माण किया जा रहा था मिट्टी की भट्टियों से, वो अब धीरे 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 खत्म होने लगा था। लोहा का जो निर्माण, ये भट्टियां जो चलाने वाले कौन थे, देखो पुरुष प्रगालक थे, गलाने वाले पुरुष प्रगालक, मध्य भारत आजकल के मध्य प्रदेश और उससे लगता हुआ इलाका, और बिहार में मध्य भारत में एक समुदाय था अगरिया समुदाय, है ना। प्रश्न आता है कई बार, अगरिया समुदाय कहां का था, मध्य भारत का था, और लोहा प्रगालक समुदाय था मध्य भारत, मध्य प्रदेश और उससे लगता हुआ इलाका। और जो महिलाएं हैं वो धोकनी चलाती थी, महिलाएं धोकनी चलाना। धोकनी एक चमड़े का बना हुआ यंत्र था, चमड़े से बना हुआ एक थैलानुमा आकृति थी, महिलाएं उसको पंप करती। आपने कभी गाडोलिया लोहार देखा होगा, आप अपने आसपास जाना तो वो पुरुष तो ऐसे पंप चलाता है ऐसे, और महिलाएं क्या करती है, उसको एक चमड़े का थैला होता है उसको ऐसे, या जो पुरुष है वो हथौड़ा मारता है, महिलाएं धोकनी चलाती है। धोकनी है क्या, हवा फेंकने का यंत्र है एक, मैं लिख दूं यहां पे, धोकनी हवा फेंकने का यंत्र। हवा चलती थी तो कोयला फिर दहकता था, आग जलती थी, उससे फिर वो हथौड़ा मारते थे तो लोहे को आप जैसा चाहे आकार दे सकते हैं। गांवों में ये काम करते थे लोहे का, लेकिन अब भट्टियां ठंडी क्यों पड़ गई, मैं सबसे पहला रीजन लिखूंगा यहाँ पे, क्रम वाइज चलूंगा। गांवों का स्थानीय जो लोहा उद्योग था वो ठंडा क्यों पड़ गया। एक तो अंग्रेजों ने ऐसे वन कानून बनाए, बता दिया कि भाई इतना एरिया है उसके अंदर कोई नहीं आएगा, आएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जो फॉरेस्ट लॉ थे अंग्रेजों के, वन कानून थे, वन कानूनों द्वारा सरकार ने लोगों के वन प्रदेश में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। देखिए, वन कानूनों द्वारा सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, वन प्रदेश में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। अब पाबंदी लगाएंगे तो लकड़ी कहां से लाएंगे, तो दूसरा इसी से रिलेटेड, देखिए एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। वन प्रवेश में पाबंदी, वन प्रवेश पर पाबंदी के चलते कोयले के लिए लकड़ी की व्यवस्था मुश्किल हो गई। कोयले के लिए लकड़ी की व्यवस्था मुश्किल हुई। जब लकड़ी नहीं तो कोयला कहां से होगा, जब कोयला नहीं होगा तो फिर आप लोहा कैसे बनाओ, कोयला तो जरूरी है ना। पहले आपने वन में प्रवेश पर पाबंद लगा दिया, पाबंदी लगी तो फिर कोयले की जो है दिक्कत शुरू हुई। अगर कोई प्रवेश करता भी चोरी छिपे पकड़ा जाता तो ज्यादा जुर्माना था। तीसरा है छिपकर वन में जाना लंबे समय तक चल नहीं सकता था। भाई चोरी आप कितने दिन तक करोगे, आखिर तो आपको साहूकार की तरह काम करना पड़ेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा नहीं कर सकते। चौथा कारण, लेकिन मैं इसको पहले समझा देता हूं, उसके बाद में फिर आगे लिखता हूं मैं। ये देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग में पहले वुड्स का हमने नाम देखा तो कन्नड़ में उक्कू, तेलुगु में हुक्कू और तमिल और मलयालम में उरुक्कू आया है। उसके बाद में माइकल फेराडे, जिसको बिजली और विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार कहा जाता है, उन्होंने 4 वर्षों तक इस वुड स्टील
की विशेषताओं का अध्ययन किया। देखिए इतना इंपॉर्टेंट था, इतना अच्छा था कि वैज्ञानिक भी इसके पीछे लगे हुए थे। फिर एक टॉपिक है कि गांवों में जब इतना अच्छा काम हो रहा था तो भटिया ठंडी क्यों पड़ गई। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि वास्तव में काम करने वाले कौन थे। पुरुष थे, मध्य भारत और बिहार के ज्यादातर लोग, अगरिया समुदाय के, महिलाएं इसमें दोखनी चलाती थी। ठंडी क्यों पड़ गई? सबसे पहला कारण है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वन कानून। तो उन्होंने वनों को संरक्षित कर दिया, लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। जब पाबंदी लग गई तो कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता था, तो फिर आपको कोयला कहां से मिलेगा, लकड़ी कहां से मिलेगी। तो वैसे ही वो तो डिमोरलाइज हो गए। छिप छिप करके आप कितने दिन तक काम करोगे। कई लोग चुपके चुपके जाते वनों में, लकड़ी वगैरह काट दे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। आप लिखिए इसको, फिर मैं ये जो टॉपिक है तीसरा, अब मैं चौथा बिंदु यहां पर लिखता हूं इसी वीडियो में। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति थी, कुछ क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन अधिक कर होने के कारण, टैक्स ज्यादा लगाते थे, अधिक प्रवेश कर, एंट्री पे टैक्स लगता था, अधिक प्रवेश कर के कारण लागत अधिक आती थी, तो उनका जो मुनाफा घटता था। लागत अधिक आती थी तथा मुनाफा घट जाता था, पैसा नहीं मिलता था, तो लोग फिर घाटे में रह के क्यों लोहा बनाएंगे। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि वो घाटा में रहे। भाई एक तो आपको प्रवेश देना नहीं है, वन प्रदेश में देना भी है तो टैक्स ज्यादा लगाना, जिससे आप इतना नहीं कमा पाओ, है ना। प्रवेश की अनुमति थी लेकिन अधिक प्रवेश कर लगता था, टैक्स ज्यादा लगता था। ये तीसरा बिंदु है कि गांवों की भट्टियां ठंडी क्यों पड़ गई थी, भारत का लोहा उद्योग क्यों नष्ट हो रहा था। उसके बाद में ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां से जो सस्ता लोहा का सामान भारत आने लगा, औजार भारत आने लगे। गुणवत्ता में अच्छा नहीं था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन लोग सस्ता देखते थे, तो ब्रिटेन से सस्ता लोहा और औजार आयात होने लगे। इंग्लैंड से, ब्रिटेन से सस्ता लोहा तथा औजार, यह भी एक कारण था। औजार आयात मतलब भारत में आने लगे, यह भी एक कारण था कि जो स्थानीय लोहा उद्योग है वो नष्ट हो गया। लोग सस्ता लोहा खरीदने लगे, क्योंकि भारत का लोहा तो अब महंगा बिक रहा था ना। लोग सस्ता लोहा, देखिए सेम वही कपड़े वाली कहानी है। कपड़े उद्योग में हमने देखा था कि उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया था कि भारत का जो सामान है वो महंगा बिकने लगा था। सेम यही है, इंग्लैंड से सस्ता लोहा आ रहा था, लोग उसको प्रेफरेंस दे रहे थे, लोग उसको खरीद रहे थे। तो ये जो है यहाँ पे चौथा वीडियो समाप्त होता है इस चैप्टर का। अब एक वीडियो और रहा है जिसके अंदर हम देखेंगे कि भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय कैसे हुआ, और उस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन करेंगे, पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। लिखिए इसको, फिर हम अगले वीडियो की ओर रुख करते हैं।